41 जिंदगियां, एक हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन आज 13 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जो न सिर्फ इस केस का रुख बदलेगा बल्कि इंसाफ की परिभाषा भी तय करेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करूर भगदड़, करूर स्टैंपेड मामले की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और जांच की निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है और जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी उसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को रोकना पड़ा इस मामले में? क्या हाई कोर्ट ने अपनी सीमा लांघ दी थी इस मामले के अंदर? और आखिर इस पूरे आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से कानूनी सिद्धांत दोहराए हैं, लीगल प्रिंसिपल्स दोहराए हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। दोस्तों, ये मामला जितना संवेदनशील है ये उतना दिलचस्प भी है, क्योंकि इसकी हर लाइन में छिपा हुआ है कानूनी इतिहास का एक नया अध्याय। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। जहां तक मामले की पृष्ठभूमि की बात है, तारीख थी 27 सितंबर 2025। करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगमा वेत्री कजगम टीवीके की एक रैली के दौरान भारी भीड़ भाड़ और भगदड़ मच गई। उस अफरा तफरी के अंदर 41 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हुए और पूरा राज्य शोक में डूब गया। पहले तो जांच तमिलनाडु पुलिस के हाथ में थी, लेकिन जल्द ही मामला पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट तक और यहीं से कानूनी विवादों का सिलसिला शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट का जो विवादास्पद आदेश था वो क्या था, उसको समझते हैं। 3 अक्टूबर 2025 को मद्रास हाई कोर्ट की चेन्नई बेंच ने इस मामले के अंदर कर दी एक एसआईटी गठित। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की जो जांच है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी बनाई जाएगी जो पूरी घटना की जांच करेगी। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, जिस याचिका पर यह आदेश दिया गया है उसमें एसआईटी की मांग थी ही नहीं याचिकाकर्ताओं के द्वारा। तो केवल जो याचिकाकर्ता थे वो तो ये चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि राजनीतिक रैलियों और रोड शो के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जाए। फिर भी अदालत ने सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले के अंदर एक एसआईटी गठित कर दी और इसके साथ ही टीवी के पार्टी और विजय पर कड़े शब्दों में टिप्पणी की कि उन्होंने हादसे के बाद कोई संवेदना नहीं जताई है और ये सब बिना विजय को सुने, उसकी पार्टी को सुने, ये टिप्पणियां दे दी और आदेश दे दिए। यानी कि यहां पर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का भी उल्लंघन हुआ है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की। इसके बाद मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने। टीवी के पार्टी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह कहा कि हमें सुने बिना ही हमारे खिलाफ टिप्पणियां कर दी गई हैं, एसआईटी गठित कर दी गई है और अदालत ने अपनी सीमा से बाहर जाकर इस मामले के अंदर आदेश दिया है। और अब 13 अक्टूबर 2025 यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। तो चलिए अब उस आदेश के बारे में समझते हैं कि वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश क्या है। कोर्ट ने आज के आदेश में कहा कि यह घटना नागरिकों के मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ी हुई है और यह घटना जिसने राष्ट्रीय अंतरात्मा को झकझोर दिया है उसमें एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्कलंक जांच की आवश्यकता है। उसमें निष्कलंक जांच होनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब यह जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी, सीबीआई करेगी और इसकी निगरानी के लिए बनेगी एक 3 सदस्यीय कमेटी, सुपरवाइजरी कमेटी, जिसकी अध्यक्षता करेंगे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजय रस्तोगी। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस रस्तोगी 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का चयन करेंगे जो तमिलनाडु रैंक के हो सकते हैं लेकिन तमिलनाडु के निवासी नहीं होने चाहिए। उनकी कमेटी का हिस्सा होंगे ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सीबीआई हर महीने जांच की प्रगति रिपोर्ट इस समिति को देगी और समिति को यह अधिकार होगा कि वो सीबीआई को दिशा निर्देश दे सके।
और अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई द्वारा जुटाए गए सबूतों की समीक्षा ये कमेटी कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियली मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम बनाया है जहां न्यायपालिका और जांच एजेंसियां दोनों मिलकर न्याय सुनिश्चित करेंगी। मगर आप ध्यान दीजिएगा, इस मामले के अंदर मद्रास हाई कोर्ट की चेन्नई बेंच ने एसआईटी गठित की थी, एक कमेटी यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी बना दी है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की मद्रास हाई कोर्ट पर जो सख्त टिप्पणी की गई उसके बारे में समझते हैं। यही उस फैसले का, आज के फैसले का वो हिस्सा है जिसने पूरे कानूनी तंत्र को झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की चेन्नई बेंच को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि चेन्नई बेंच ने एसओपी के लिए दायर याचिका को क्रिमिनल रिट पिटीशन बनाकर अपनी सीमा से बाहर जाकर एसआईटी गठित कर दी है। कि इसका मतलब क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट की चेन्नई बेंच ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन वायलेट की है। उनके सामने एक सिविल रिट पिटीशन दायर हुई थी और बोला गया था कि भाई आप एसओपी दे दीजिए ऐसे मामलों के अंदर, कि कोई पॉलिटिकल रैली हो तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। वहां पर चेन्नई बेंच ने, मद्रास हाई कोर्ट ने उसको क्रिमिनल रिट पिटीशन में चेंज करते हुए अपनी सीमा से बाहर जाकर एसआईटी गठित कर दी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो करूर जिला है, करूर डिस्ट्रिक्ट है, वो मदुरई बेंच के अधिकार क्षेत्र में आता है, चेन्नई बेंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ये करूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, ये मदुरई बेंच के जुरिस्डिक्शन में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है, ये चेन्नई बेंच के अधिकार क्षेत्रों में तो आता ही नहीं। इसलिए चेन्नई बेंच को यह मामला सुनने का कोई अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि चेन्नई बेंच ने मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना यह मामला सुना, जबकि उस दिन मदुरई बेंच भी इस मामले के अंदर संबंधित याचिकाएं सुन रहा था और वो उसके सामने पहले से लंबित थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सिंगल जज ने बिना उचित अनुमति के स्वतः संज्ञान ले लिया, चीफ जस्टिस की बात ही नहीं मानी, अनुमति भी नहीं ली और खुद ही कॉग्निजेंस ले लिया, जो न्यायिक अनुशासन के विरुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, चेन्नई बेंच के जस्टिस के खिलाफ न्यायिक अनुशासन के उल्लंघन की बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। मतलब हाई कोर्ट के जज के द्वारा न्यायिक उल्लंघन हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो आप जरा सोचिए, क्या किसी हाई कोर्ट को ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वो बिना किसी पक्ष को सुने उनके खिलाफ टिप्पणी कर दे या जांच की दिशा बदल दे? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को जांच देना इस पूरे मामले के अंदर चेन्नई बेंच के द्वारा, चेन्नई हाई कोर्ट के द्वारा उसके फैसले को समझकर, चेन्नई हाई कोर्ट को फटकार लगाकर यहां पर जो सीबीआई को जो जांच सौंपी गई है, क्या वो सही कदम है? क्योंकि ये सवाल जो है वो केवल राजनीति का नहीं बल्कि लोकतंत्र और न्याय से भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कानूनी विश्लेषण की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा? इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख कानूनी सिद्धांतों को दोहराया है और वो 3 कानूनी सिद्धांत कौन से हैं? सबसे पहला है निष्पक्ष जांच का सिद्धांत, दूसरा है न्यायिक अनुशासन का सिद्धांत और तीसरा है निगरानी समिति का सिद्धांत। अब देखिए, जहां तक जो पहला सिद्धांत है वो निष्पक्ष जांच का जो सिद्धांत है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, वो एक मौलिक अधिकार है। यानी अगर जांच में पक्षपात की आशंका है तो अदालतें इसे किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप सकती है। दूसरा, न्यायिक अनुशासन का मामला जो है उसके बारे में न्यायिक सिद्धांत यह है कि न्यायिक अनुशासन बिल्कुल अनिवार्य है। कोई भी अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश नहीं दे सकती, खासकर जब वही विषय पहले से किसी अन्य बेंच के सामने लंबित पड़ा हुआ है। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है निगरानी समिति का, मॉनिटरिंग कमेटी का। मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना, जहां एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जांच की पारदर्शिता पर नजर रखेंगे। यह भारत में न्यायिक निगरानी का नया मॉडल भी बन गया है। अब बात करते हैं राज्य सरकार और जांच
पर कोर्ट की क्या टिप्पणियां हैं उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं। राज्य सरकार से क्या गंभीर सवाल पूछे हैं? ये पूछा है कि जब एआईएडीएमके पार्टी को उसी स्थान पर रैली की अनुमति नहीं दी गई थी जहां पर भगदड़ हुई, तब टीवी के पार्टी को क्यों अनुमति दे दी? उसको अनुमति कैसे मिल गई? जब राज्य की दूसरी पार्टी को उसी स्थान पर रैली की अनुमति नहीं मिली, तो इस टीवी के पार्टी को अनुमति कैसे मिल गई? ये भी सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है। बड़ा उचित सवाल है। और कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि घटना के बाद 30 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम आधी रात को क्यों किया गया और सुबह 4 बजे तक शवों का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? इतनी क्या हड़बड़ी थी? मतलब रात के अंधेरे में पोस्टमार्टम और दिन निकलने से पहले या सूर्य की किरण के साथ ही अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इन बिंदुओं पर कोर्ट ने कहा कि जांच में ये बातें गंभीर रूप से देखी जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आज फैसला आया है उसको थोड़ा सा समरी फॉर्म में समझते हैं और टाइमलाइन को समझते हैं। एक त्वरित पुनरावलोकन करते हैं पूरी चीजों का कि आज की तारीख क्या, 13 अक्टूबर 2025। बेंच जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की, और इसके मुख्य बिंदु फैसले के थे कि सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया गया है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 2 सदस्य कमेटी बनी है। हर महीने सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट सौंपी जाएगी और तमिलनाडु सरकार को 8 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। और उसके साथ साथ मद्रास हाईकोर्ट की आलोचना भी की है सर्वोच्च न्यायालय ने कि एसओपी केस को गलत तरीके से क्रिमिनल रिट पिटीशन में बदल दिया गया है और एसओपी याचिका को किसी दूसरे बेंच को पुनः सौंपने का भी आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि जिस जज के सामने मामला पेंडिंग था वहां से लेकर अब और किसी जज को दिया जाना चाहिए। और कानूनी आधार की बात करें तो इसका कानूनी आधार अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 से आता है। संविधान के जो निष्पक्ष जांच और मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जो निष्पक्ष जांच है वो मौलिक अधिकार है। दूसरा, जुरिस्डिक्शन, चेन्नई बेंच ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आदेश दिया है। तो मदुरई बेंच का केस था तो चेन्नई बेंच के सामने इसकी सुनवाई होनी ही नहीं थी। और तीसरा, जुडिशियल प्रोप्राइटी, अदालतों को अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है। अब इस फैसले के क्या प्रभाव होंगे और इसका क्या कानूनी महत्व है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो फैसला है केवल तमिलनाडु या फिर विजय की पार्टी टीवी के से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि एक राष्ट्रीय मिसाल भी बनने जा रहा है। क्योंकि पहला जो ये फैसला है ये दिखा रहा है कि न्यायपालिका खुद अपने अंदर भी चेक एंड बैलेंस अपना रही है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस अपना रही है। तभी तो हाईकोर्ट के जज के खिलाफ टिप्पणी की, उनके सामने से मुद्दा ले लिया और उनको बोला कि आपके अधिकार क्षेत्र में केस था ही नहीं, आपने गलत तरीके से सिविल रिट को या एसओपी वाले केस को क्रिमिनल रिट पिटीशन के अंदर चेंज कर दिया। ये न्यायपालिका खुद अपने अंदर भी चेक एंड बैलेंस रखती है। ये चीज, ये केस बहुत अच्छे से दिखा रहा है। दूसरा, ये तय करता है कि सीबीआई जैसी एजेंसियां केवल सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि संविधान के अधिकार से काम करती हैं जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे। तीसरा, ये आने वाले समय के अंदर पॉलिटिकल रैलीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और क्राउड मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी पर कानूनी दिशा तय करेगा ये वाला केस। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि करूर हादसा केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं थी, बल्कि ये एक चेतावनी भी थी कि जनसभा की भीड़ में इंसानियत की कीमत कभी कम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यह सुनिश्चित किया है कि न्याय केवल किया ही न जाए बल्कि वो होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अब निगाहें होंगी किसके ऊपर? सीबीआई की जांच पर, जस्टिस अजय रस्तोगी की समिति की रिपोर्ट पर और तमिलनाडु सरकार के अगले कदम पर। इसी के साथ ये जो सेशन है हमारा कंप्लीट होता है और ये आदेश न सिर्फ कानूनी दृष्टि से बल्कि नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरीके की सीबीआई प्लस रिटायर्ड जज मॉनिटरिंग प्रणाली सभी बड़े मामलों में, हादसों में लागू होनी चाहिए या नहीं? याद है आपको बेंगलोर हादसा क्रिकेट का? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारीपूर्ण लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ साझा करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया या अपना कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी पूछ सकते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।